हिंदी उपन्यास। हम उपन्यास कर रहे थे झूठा सच। हमने उसकी भूमिका के बारे में पढ़ा, यशपाल के बारे में पढ़ा जिन्होंने ये लिखा, इसके पात्रों के बारे में पढ़ा। अब इसकी समरी, इसके दो पार्ट है। सबसे पहले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, झूठा सच। पहला पार्ट क्या है? वतन और देश। तो झूठा सच के अंतर्गत 1946 से 1948 तक की राजनीतिक घटनाओं का रचनात्मक उपयोग किया गया है। मतलब इन 2 सालों में कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी थी। उपन्यास की कथा वस्तु का आधार एक और पारंपरिक और सामुदायिक ढंग का समाज, उसकी मूल्य और मान्यताओं की प्रस्तावना है, तो दूसरी ओर उसके टूटने और विघटन होने की प्रक्रिया को भी अभिव्यक्त किया गया है। 12 लाहौर के भोला पांडे की गली में राम जोआया और राम भुलाया, हुल्लास सिंह आदि का परिवार पुराने ढंग के मध्य वर्गीय समाज का चित्र उपस्थित करता है। मतलब ये एड्रेस दे रखा है लाहौर 12, इसमें भोला पांडे की एक गली है जिसमें राम जोआया और राम भुलाया, और तीसरा कौन है? खुशहाल सिंह। इनके परिवार पुराने ढंग के मध्य मिडिल क्लास लोगों की तरह रहते हैं। उस समय आधुनिक ढंग की शिक्षा और नए विचारों के प्रसार से जाति और समुदाय की रूढ़ मनोवृत्ति को चुनौती मिल रही थी। मतलब जो नई शिक्षा आ रही थी उससे लोगों की सोच चेंज हो रही थी, बदल रही थी। उपन्यास में तारा, पुरी, कनक, नैयर, अशद, प्रद्युमन, नरेंद्र आदि नई पीढ़ी के युवक युवतियों के प्रगतिशील विचार से सामाजिक बदलाव की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ती है। मतलब जितने भी लोग हैं ये नई पीढ़ी के लोग हैं, इनकी सोच अलग है, तो ये समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। परंतु मध्य वर्गीय मानसिकता के कारण कुछ अंतर विरोध भी उपस्थित होता है। लेकिन जिनके माता पिता वगैरह जो पुराने लोग हैं उनकी सोच मध्य वर्ग की है, पुरानी सोच है। उससे क्या होता है, इनके बीच में अंतर विरोध, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। पुरी के माध्यम से लेखक ने इसको स्पष्ट किया है। पुरी स्वयं कनक के अंतर जातीय विवाह करना चाहता है। मतलब पुरी जो है वो कनक से, मतलब वो सेम जाति के नहीं है, फिर भी वो कनक से विवाह करना चाहता है। इसको बोलते हैं अंतर जातीय विवाह, जब दो अलग अलग जाति के लोग विवाह करते हैं। परंतु अपनी बहन तारा को असद से विवाह करने नहीं देना चाहता। मतलब खुद तो दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन अपनी बहन को नहीं करने देना चाहता। इस प्रसंग के बहाने लेखक परिवार में पुरुष वर्चस्व की मानसिकता की आलोचना करता है। इससे पता चलता है कि पुरुष अपने लिए तो रिवाजों को तोड़ सकता है, लेकिन जहां स्त्री की बात आती है तो वहां पर वो रीति रिवाजों को मानने लगते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए लेखक ये बताना चाहता है कि समाज में अभी भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। शीलो और रतन के अवैध प्रेम प्रसंग तथा तारा और असद के आत्मीय प्रेम प्रसंग के माध्यम से स्त्री की स्वतंत्र आकांक्षा का एक प्रतिरोधी स्वर उपन्यास में उभरता है। पति और पत्नी का विश्वसनीय संबंध सनातन सच के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, लेकिन सोमराज साहनी ने तारा के साथ जो व्यवहार किया वह इस सच को कितना अधिक झूठ बनाता हुआ प्रतीत होता है। उपन्यास में इसी प्रकार के झूठे सच को स्थान स्थान पर रेखांकित किया गया है। मतलब जो देखने में सच लग रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सच है नहीं, उसको बोलते हैं झूठा सच। उसी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। विभाजन के बाद भड़के दंगों में सबसे अधिक यातना भी स्त्री को ही भोगनी पड़ी। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की ओर से स्त्री पर ही अधिक प्रहार किया गया। स्त्री का बलात्कार, हत्या आदि से जुड़े कई प्रसंग रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बंती, तारा, संवत आदि कई स्त्रियों को शेखपुरा के एक घर में भूखा और नंगा रखा गया। यह जुल्म केवल हिंदू औरतों के साथ ही नहीं हुआ, मुसलमान औरतों के साथ भी भयानक अत्याचार हुए। इन सब का खुलासा उपन्यास में किया गया है। अपने उपन्यास की शुरुआत में यशपाल टॉल्स्टॉय के युद्ध और शांति की तरह पंजाब में लाहौर के शांत और व्यवस्थित जीवन से करते हैं। बाबू राम जोआया और मास्टर राम भुलाया 2 भाई हैं और उनकी वृद्धा माँ की मृत्यु की घटना से ही समाज में 2 परस्पर विरोधी शक्तियों के द्वंद्व के संकेत उभरने लगते हैं। माँ भोला पांडे की गली में अपने छोटे बेटे मास्टर राम भुलाया के साथ रहती थी और वहीं उसकी मृत्यु हुई। बड़ा बेटा अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण गली में नहीं रहता था। रेलवे की अपनी 26 वर्ष की नौकरी में उसने खूब कमाया है और ऊंची गली में 2 नए मकान बनवाकर अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। बेटे का विवाह हो चुका है, बेटी की सगाई कुछ समय पहले ही हुई है। उसकी दूसरी पत्नी है जो तेज दिमाग और घमंडी है। इसके विपरीत मास्टर राम भुलाया लोभाया का परिवार सुधारवादी मूल्य दृष्टि से प्रभावित है। वे डीएवी स्कूल में अध्यापक है। कमजोर आर्थिक स्थिति और सादगी को जीवन का आदर्श बनाकर जीने वाला उनका बेटा जयदेव और बेटी तारा करीब करीब अपने ताया के बच्चों के ही हम उम्र हैं, लेकिन उनके जीवन और सोच पर पिता के आदर्शों और संघर्ष की छाप स्पष्ट है। यशपाल बहुत सूक्ष्मता से 2 सगे भाइयों की सामाजिक स्थिति, उनके आय स्रोतों का, उनके परिवारों की मानसिकता पर पड़ने वाला प्रभाव और उनकी जीवन पद्धतियों को आकलित करते हैं। मतलब 2 भाइयों का दिखाया, एक तो संपन्न परिवार से हैं,
खूब पैसा है, सब कुछ है, अलग घर बनाकर रहते हैं, उसके बेटे की शादी हो चुकी है, बेटे की होने वाली है। वहीं जो दूसरा भाई है, मास्टर है, वो सुधारवादी सोच का आदमी है, उसके बच्चे भी उसी की तरह सोचते हैं। तो इस प्रकार से दोनों परिवारों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह जयदेवपुरी का संघर्ष ट्यूशने और पत्रकारिता के साथ ही जाने वाली पढ़ाई और राजनीतिक सिद्धांतों एवं सोच की खातिर जेल जाने आदि का अनुभव उसके उस चरित्र का एक पक्ष है जो निम्न मध्य वर्गीय युवकों की खास पहचान है। वृद्धा माँ की मृत्यु पर बुद्ध समाज की बहनों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति वैराग्य के भजन और बड़ी बहू द्वारा सामाजिक लोकाचार के नाते, ताकि बिरादरी में उसकी नाक ना कटे। कोलाम नाव को बुलाकर श्यापे की पुरानी रीति का जोर जोर से अनुपालन, पर वस्तुतः इन सुधारवादी और रूढ़िवादी मूल्य दृष्टियों के ही संघर्ष का प्रतीक है। यशपाल धीरे धीरे बहुत धैर्य पूर्वक घर की सामान्य सी घटना से शुरू करके देश की राजनीतिक उथल पुथल और थरथराहट भरे दौर में प्रवेश करते हैं। मतलब एक परिवार से उन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसको पूरे देश से रिलेट किया उन्होंने। उपद्रव से पहले का शांत जीवन, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव, खान पान और लोक व्यवहार के बीच देश की आगत स्वाधीनता और विभाजन की खबरें जैसे आने वाली आंधी के पूर्व संकेत की तरह हवा में फड़फड़ाती है। मतलब जब देश का विभाजन हुआ उससे पहले थोड़ी शांति रही, सब कुछ ठीक लगने लगा, लेकिन अचानक जैसे ही विभाजन हुआ तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मेवाराम, वीर सिंह आदि की सक्रियता बढ़ जाती है। जब तब वे अपने चेहरों को कपड़े या पगड़ी से ढके मोची दरवाजे की ओर से भागते हुए आते दिखाई देते हैं। बाबू राम जोया से रतन की सांठगांठ शुरू हो जाती है और उनकी रेलवे की नौकरी का लाभ उठाकर हथियारों के गुप्त पार्सल आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो राम जो आया है वो एक रेलवे में नौकरी करता है, तो उसका साथ लेकर वो हथियार वगैरह इधर उधर करने लगते हैं। नूरा भिश्ती की मली वाली मस्जिद में बम फेंका जाता है, जिसके उत्तर में मुसलमानों द्वारा एक पूर्विया हिंदू मोची की हत्या कर दी जाती है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, ये धर्म के नाम पर युद्ध लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जो वर्षों से हिंदू मोची की हत्या कर दी जाती, जो वर्षों से वहीं गली के कोने में बैठकर जूते गाठा करता था। इसी तरह दोलू मामा की हत्या कर दी जाती है। गली में हमले और आगजनी के बाद पुलिस और सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। मतलब गली में हत्या हुई, लोग घर जला दिए, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। शांति सभाओं और एकता प्रयासों की विफलता स्वयं सिद्ध है। बाद में जब पुलिस आती है तो उन्हीं पन्नालाल मेवाराम को पकड़कर ले जाती है, जिनके मकानों का प्लास्टर बम से उखड़ गया था और दीवारों पर आग के निशान थे। मतलब जिनका नुकसान हुआ उन्हीं को पकड़कर वो पुलिस ले भी जाती है। देश की स्वाधीनता अगस्त में आती थी और जुलाई के पहले सप्ताह तक लोगों को हर बात की कोई जानकारी नहीं थी कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। मतलब अगस्त में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जुलाई तक लोगों को ये नहीं पता था कि जो लाहौर है हिंदुस्तान का हिस्सा होगा या पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसके बाद ही लोगों को यह लगता है कि वह पाकिस्तान में जा सकता है। लाहौर में 80% जायदाद हिंदुओं की थी, 80% जो प्रॉपर्टी थी वो हिंदुओं की थी, और जगहों के हिंदुओं के मुकाबले यहाँ उनका मुसलमानों से रहन सहन का पुराना और बेहतर संबंध था। ऐसी स्थिति में लोग छोड़कर जाने की बात भी सोचने को तैयार नहीं थे। मतलब जो लाहौर था वहाँ पर हिंदू इतने अधिक थे, 80% हिंदुओं की ज़मीनें थी, तो वो छोड़कर कैसे चले जाएंगे, कौन छोड़कर जाएगा और क्यों जाएगा। लोगों को यह विश्वास था कि थोड़े समय की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोला पांडे की गली के लोगों ने आपस में तय कर लिया था कि मर जाएंगे लेकिन अपना घर द्वार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर देखते ही देखते पूर्व से मुसलमानों और पश्चिम से हिंदुओं के जत्थे लाहौर आने लगे। कपूरथला, जलंधर और दूसरे शहरों में मुसलमान, सियालकोट, शेखपुरा आदि के हिंदू लुटी पिटी अवस्था में लाहौर पहुंचते हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं उनके लिए काम कर रही थी। बड़े और पैसे वाले आदमी इन अनिश्चय और असुरक्षा की स्थिति में लाहौर छोड़कर बाहर जा रहे थे। डॉक्टर प्राण की हवेली में आग लगा दी जाने से उनका पूरा परिवार लखनऊ चला गया था और वहां अकेला सेवाएं होटल में वो रह रहा था। उसी तरह से कनक का परिवार नैनीताल चला गया था। पुरी को लिखे गए कनक के पत्र से पता चलता है कि किसी पार्लियामेंट सेक्रेटरी से उसकी बात हुई थी। उसके और पुरी के लिए 200 रुपये की नौकरी की व्यवस्था लखनऊ में हो सकती है। मास्टर राम बुलाया ने पुरी से कह रखा था कि 4 दिन बाद तारा के विवाह से निपट कर वह हद से हद 1 या 2 अगस्त को चला जाए। धीरे धीरे लेकिन बहुत थोड़े समय में ही पूरा लाहौर सांप्रदायिक उपद्रवों की आग में धूं धूं करके जलने लगता है। अनारकली, माल रोड, भजंग, मोरी गेट, लोहारी दरवाजे, सब कहीं लूटपाट, आगजनी और बलात्कार की घटनाएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं। यशपाल बहुत विस्तार पूर्वक से लाहौर के विध्वंस की ये कथा बताते हैं। छोटे छोटे ब्यौरे और चित्र जिनमें धर्म और राजनीति के नाम पर मनुष्य की यातना के हृदय द्रावक
और कारुणिक चित्र अंकित है। मतलब ऐसी ऐसी चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि किसी का भी दिल दहल उठे, किसी के भी मन में करुणा आ जाए। इस विध्वंस से पहले की एक अपेक्षाकृत शांत संध्या को लाहौर की यौवन और सौंदर्य का चित्र यह है। मतलब उससे पहले, मतलब जब ये दंगे हुए उससे एक शाम पहले कितना सुंदर होता था। अप्रैल मास की संध्या थी, मतलब अप्रैल में शाम का टाइम था। लाहौर कड़ी सर्दी के लिहाफ फेंक कर वसंत की अंगड़ाइयाँ ले रहा था। युवतियाँ अपने रूप यौवन के रुबार को छुपा देने वाले गर्म कोटों को फेंक कर लॉरेंस गार्डन, चार दीवारी के बाहर के बागों, अनारकली और माल रोड पर तितलियों की तरह टूट पड़ी थी। कपड़ों के रंग चार दीवारी के बागों और माल रोड की पैदल पटरियों के साथ लगी फूलों की क्यारियों के से संघर्ष करते। मतलब जो वहाँ पर फूलों की क्यारियाँ थी और लोगों के जो कपड़े थे वो आपस में मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे थे। युवक राह चलतों से कंधे भिड़ाने के लिए सीने फुलाकर सड़कों पर घूमने लगे थे। इसी तरह रावी की ओर क्षितिज पर पहुंचे, क्षितिज जहाँ पर एंड दिखाई देता है, सूर्य की अस्त होती किरणों के बीच एक सुहावनी शाम को कनक और पुरी सुहावनी हवा में निस्तब्ध रोड पर घूमने का सुख लेते हैं। लेकिन फिर कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा था। शाल अमी में लगाई गई आग 3 दिन जलने के बाद अपने आप ही बुझती है। सब कुछ सुहा करती हुई अनेक आकांक्षाओं और भयों के बीच कई दिनों तक कनक का कोई समाचार ना मिलने की स्थिति में जब वह उससे मिलने ग्वाल मंडी जाता है तो जले हुए बाजार की विभत्स दृश्य से बचने के लिए बच्चों वाली सुतर मंडी और लाहौरी दरवाजे से चक्कर लगाकर हॉस्पिटल रोड के रास्ते ग्वाल मंडी जाता है। लेकिन जैसे जीवन के उल्लास के दिनों में लाहौर 2 हिस्सों में बटा था, 2 वर्गों के रूप में, वैसे ही इस विध्वंस में भी बटा है। एक लाहौर अनारकली, ग्वाल मंडी और माल रोड का है, दूसरा भोला पांडे की गली, मोरी गेट और लोहारी दरवाजे का। जैसे एक नहीं 2 लाहौर हों, वर्गों के हिसाब से बटे हुए हों। एक लाहौर में स्वाधीनता और विभाजन केवल बहसों तक सीमित रहते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा होता, दंगे वगैरह नहीं होते, जबकि दूसरे को उसकी यातना और त्रासदी से गुजरना पड़ता है। दंगों उपद्रवों में हमेशा गरीब मरते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा नहीं है कि अंत तक सब कुछ ऐसा ही बना रहा हो, लेकिन कनक और प्राण के अच्छे आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को जहां जमीन जायदाद और संपत्ति की ही हानि होती है, लोग सुरक्षित बाहर चले जाने में सफल होते हैं। जीवन और परिवारों का बिछोह और स्त्रियों के प्रति किया जाने वाला दुराचार अधिकांशतः गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति के लोगों को ही सहना पड़ता है। वे ही मरते हैं, वे ही बिछड़ते हैं और वे ही खोते हैं। जो अमीर होते हैं उनकी संपत्ति तो जाती है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता, वो बचकर निकल जाते हैं। इस भयावह विध्वंस के दौर में भी उसके बीचों बीच मानवीय सहायता, सहानुभूति और करुणा का घोर अभाव नहीं है। डूंगी गली से पलायन करते मुस्लिम परिवार को पुरी और उसके हिंदू साथियों द्वारा रोकने का प्रयास उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण माना जा सकता है। मतलब उसको रोकते कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। जब ये लोग पहुंचते हैं तो गली के सामने एक टांगा रास्ता रोके खड़ा था। टांगे पर फटी सी दरी में मूंज की रस्सी से बंधा बिस्तर, तरह तरह के सामान से भरी एक बोरी और 2 ढक्कन लगे कनस्तर रखे थे। गली में कालीचरण और उसका पड़ोसी पुरी का परिचित कॉमरेड राजबंश महाजन गली से जाने के लिए तैयार इस गरीब मुसलमान परिवार का रास्ता रोके खड़ा था। मतलब वो गरीब मुसलमान परिवार वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो वहां पर रास्ता रोक कर खड़ा है। गली के हिंदुओं के बदले हुए व्यवहार पर बुढ़िया की शिकायत पर महाजन उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि बुढ़िया की बेटी निस्सो और उसकी अपनी बहन बिमला में कोई फर्क नहीं है। मतलब मुसलमान की बेटी में और अपनी बेटी में, कहता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, उनको वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुरखा ओढ़े खड़ी निस्सो के बचपन में उसके काट खाने के निशान का वास्ता उसे समझाता है। गली में माँ बहन का रिश्ता खत्म नहीं हो गया है। हमारी बहन निस्सो की डोली इसी गली से जाने की बात सुनकर निस्सो बुरखी में छिपी आंखें पोंछती है। काली हमाम बख्श का हाथ पकड़कर समझाता है, ताया यह सब पागलपन 2 दिन का है, जो भाग कर गए हैं वे भी 4 दिन में लौट कर आएंगे। पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ और हिंदुस्तान हुआ तो क्या, हम लोग तो लाहौरी हैं, डूंगी गली के पड़ोसी हैं। चल बैठ तू घर में, तेरी दुकान जल गई है तो बन जाएगी, रब का भरोसा कर। और वे लोग तांगे से सामान उतार कर पैसे देकर तांगे वाले को लौटा देते हैं। यह एक उदाहरण भर है। ऐसे मानवीय उदात्त और करुण दृश्यों की झूठा सच में बहुत बड़ी संख्या है। इस प्रकार के छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से यशपाल ने झूठा सच में एक युग को उपस्थित किया है। यह पूरा इस उपन्यास की महाकाव्यात्मकता को उजागर करता है। उपन्यास में मध्य वर्गीय जीवन के संघर्ष और पीड़ाओं को भी लेखक ने अभिव्यक्ति दी है। पूरी की बेरोजगारी और संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। वस्तुतः पैसा और पूंजी ही नई पूंजीवादी व्यवस्था में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का मूलाधार बन गया। पैसे और पूंजी के कारण ही राम भुलाया और राम जो आया सगे भाई होने पर भी
दोनों की सामाजिक हैसियत में अंतर है। विचार कितने भी महान हो, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा को पैसे से आंकने की रूढ़ मनोवृत्ति की लेखक आलोचना करता है। मतलब कोई इंसान कैसा भी हो, कितने भी ऊंची प्रतिष्ठा वाला हो, मतलब कितने भी ऊंचे उसके विचार हो, उसकी हैसियत जो है उसके पैसों से ही नापी जाती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा इज्जत के लायक है, यही समझा जाता है। यही उन्होंने दो सगे भाइयों के एग्जाम्पल से समझाया है, एक के पास पैसा है और एक के पास नहीं है। सामाजिक विषमता को मिटाए बिना इस प्रकार की मनोवृत्ति को हटाना असंभव है। लेखक यह संदेश चुपके से पाठक को कह जाता है। असल लड़ाई साधनहीन और साधन संपन्न के बीच में है। लड़ाई किसके बीच में है? जो साधनहीन है और एक जो साधन संपन्न है। पूरी योग्यता रखने पर भी प्रकाशकों द्वारा शोषित होने के लिए विवश है। वह सच्चाई पर चलकर कशिश के पत्र पैरोकार से त्याग पत्र देता है। वास्तव में राजनीति, पूंजी और विज्ञापन के अदृश्य षड्यंत्र को पूरी देखकर नजरअंदाज नहीं कर पाता है। वह युवक है, उसकी लगन और प्रतिष्ठा एक विशिष्ट उद्देश्य से संचालित है। वह अपने उच्च आदर्श के समक्ष जीविका के साधन का त्याग, एक शहर से दूसरे शहर में भटकने में से संकोच नहीं करता। उपन्यास का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ राजनीति का है। वस्तुतः 1937 के बाद सांप्रदायिकता क्या होती है? जो धर्म के आधार पर होती है। 1937 के बाद सांप्रदायिकता औपनिवेशिक अधिकारों का एकमात्र राजनीति औजार तथा फूट डालो और राज करो की अपनी नीति चलाने का एकमात्र माध्यम हो गई है। पंजाब की विधानसभा को गवर्नर द्वारा भंग करना, मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के कारण सांप्रदायिकता का विष धीरे धीरे फैलने लगा था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार थे। कांग्रेस की राजनीतिक निष्क्रियता विभाजन के लिए बहुत दूर तक दोषी है। मतलब उन्होंने राजनीति पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ किया नहीं कि विभाजन ना हो, बल्कि उन्होंने तो विभाजन को बढ़ावा दिया। नेहरू और जिन्ना दोनों ने ही विभाजन को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक शक्तियों का अपना प्रचार तंत्र था, जिससे वह अफवाह फैला रहे थे। उपन्यास में एक प्रसंग सोमराज साहनी द्वारा प्रोफेसर दीन मोहम्मद को पीटने का है। इस घटना की व्याख्या मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के पात्रों ने अपने अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार की। अकाली दल और हिंदू महासभा की रणनीति तो सांप्रदायिक थी ही। मुस्लिम लीग कांग्रेस को भी हिंदू समर्थक बताने में सक्षम हो गया। कांग्रेस ने इसे लगभग स्वीकार कर लिया और यह उस समय की राजनीति का सबसे भयानक पहलू है। प्रगतिशील लोग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगातार प्रयास करते रहे, जुलूस निकालते रहे और व्याख्यान देते रहे कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग देश मिलना चाहिए, दोनों को अलग अलग राज्य मिलना चाहिए। परंतु धीरे धीरे उनकी आवाज़ का स्वर क्षीण होने लगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रचार तंत्र नहीं था। शिक्षित लोग अंग्रेजों के खेल को समझ रहे थे, परंतु उनकी संख्या कम और नगण्य थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। झूठा सच के दूसरे भाग में विस्थापितों की समस्या को मुख्य रूप से रखा गया तथा देश की राजनीतिक आर्थिक गतिविधि के प्रसंग को स्थान स्थान पर विवेचित किया गया है। पश्चिमी पंजाब के विस्थापित लोग देश के विभिन्न नगरों में अपनी आजीविका के लिए संघर्षरत थे। ये लोग लूटे और पिटे थे, लगभग खाली हाथ थे। उनके सामने भूख और बेरोजगारी की समस्या थी। उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ा, परंतु धैर्यपूर्वक कार्य करने पर वे अपना जीवन नए ढंग से प्रारंभ करते हैं। गिरधारी लाल दिल्ली में प्रेस स्थापित करते हैं। नैयर जालंधर में वकालत जमाता है। पूरी जालंधर के में सूद के संरक्षण में पूंजीपति ही नहीं राजनेता भी बन जाता है। तारा अपनी पढ़ाई के बल से अंडर सेक्रेटरी के पद को प्राप्त करती है। इन पात्रों के जीवन संघर्ष की नाटकीयता को लेखक ने बड़े ही सूक्ष्मता से उकेरने का प्रयत्न किया है। पुरी, जो अपने आदर्शवाद के कारण लाहौर में कशिश जी के पत्र से इस्तीफा दे चुका था, अब तमाम तरह के समझौतों को स्वीकार करता है। युग के आदर्श और यथार्थ की स्थिति बदलते ही पात्रों के चरित्र और गुणात्मक परिवर्तन उपस्थित होता है। मतलब जो पहले अपने आदर्शों पर स्थिर रहा करते थे, किसी की बात नहीं माना करते थे, लेकिन विभाजन की त्रासदी से इतने टूट गए कि वो अपने आत्मसम्मान को छोड़ देते हैं और सबकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। युग के आदर्श और यथार्थ की स्थिति बदलते ही पात्रों के चरित्र और गुणात्मक परिवर्तन उपस्थित होता है। वस्तुतः स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीति का यथार्थ गांधी युग की राजनीति से बिल्कुल भिन्न था। मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो राजनीति की सच्चाई थी वो गांधीवाद जैसी नहीं थी। स्वतंत्रोत्तर यथार्थ में मध्य वर्ग की उभरती ताकत छद्म नैतिकता से परिचालित थी। उनके आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन में बड़ा अंतर था। मतलब वो धोखेबाज थे। क्लब, शराब, पार्टी आदि में मध्य वर्ग की दिलचस्पी विशेष कारणों से बढ़ी। यह संपर्क बढ़ाने का साधन था। मतलब ये पार्टियां वगैरह क्यों करते ताकि लोगों से संपर्क बढ़े, लोगों से मिले, उनका अधिक से अधिक अपना स्वार्थ सिद्ध हो सके। झूठा सच प्रथम भाग में स्त्रियों पर हुए जुल्म का मार्मिक चित्रण है, परंतु झूठा सच देश का भविष्य में स्त्रियों की विवशता को दूसरे तरह से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों पर दंगाइयों का कहर बरपा। वह किसी तरह वहां से जान बचाकर दिल्ली आती है।
यहाँ उसका पति उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। नए सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका को तो स्वीकार किया गया, परंतु उन्हें उसे उपभोग की वस्तु ही समझा जाता था। तारा अफसर और राजनेता के लिए उपभोग का साधन समझी जाती थी। कनक को अवस्थी जी नौकरी से लगा देते, परंतु उसका मूल्य मांगते हैं। व्यापार, प्रतिष्ठान और राजनीति में स्त्रियों की भूमिका बदलने से वे आत्मनिर्भर तो होने लगी थी, परंतु उनका शोषण अभी भी बंद नहीं हुआ था, केवल शोषक का चेहरा बदल गया था। उपन्यास के अंत में एक राजनीतिक दांवपेच को रखा गया है। यह राजनीति घृणित और दूषित मनोवृत्ति को संकेतित करती है। सूत जी तारा के पूर्व पति सोमराज साहनी को तारा का पति सिद्ध करने के लिए अदालत में उससे याचिका देने के लिए प्रेरित करता है, जबकि सूद का वास्तविक निशाना डॉक्टर कृष्णनाथ है। पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में उसकी बातों को नहीं मानने का दंड वह उसे देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सत्ता अंत में छिन जाती है। सूद जी चुनाव हार जाते हैं। डॉक्टर और तारा को अदालत से दोषमुक्त कर दिया जाता है। उपन्यास के अंत में उपन्यासकार जनता की शक्तियों पर विश्वास को प्रतिपादित करता है। अंततः देश का भविष्य भी तो यहाँ की जनता ही है, उसका निर्णय ही अंतिम है, मतलब जनता का निर्णय अंतिम निर्णय है। झूठा सच, वतन और देश उपन्यास स्वतंत्रता के समय के खासकर पंजाब के जीवन की जीती जागती तस्वीर है। लाहौर के भोला पांडे की गली पंजाब की कस्बाई समाज का एक प्रतीक है। लेखक ने उस समाज के जीवन संबंधों को रूपायित करने का प्रयत्न किया है। उन संबंधों को उपन्यास के आरंभिक अंश से लेकर अंतिम तक में इसे देखा जा सकता है। उपन्यास के आरंभ में राम लुभाया और राम जोया की माता की मृत्यु होती है। राम लुभाया और राम जोया के यहाँ उनकी माता के लिए कोठरी नहीं थी। दोनों के यहाँ वह अपेक्षित सी पड़ी रहती थी। दोनों माँ की इज्जत नहीं करते थे। यह मध्य वर्ग की संवेदनहीन दृष्टि का परिचायक है। इस निर्ममता पर लेखक ने व्यंग किया है। उपन्यास में निम्न वर्ग के परिवार के अभाव और पीड़ा को बड़ी ही सूक्ष्मता से उकेरा गया है। लेखक ने इस प्रकार के परिवारों के पात्रों की मानसिकता को भी आत्मीयता से रचा है। विभाजन की ऐतिहासिक घटना के कारण कस्बाई समाज टूटता है और नई व्यवस्था के अनुकूल पुनः नगर और महानगर में व्यवस्थित होता है। देश में विभाजन की प्रक्रिया के बीच मानवीय स्थिति और उसके उत्पन्न होने वाली समस्या को समग्रता में मूल्यांकन करने का प्रयास लेखक का रहा है। राजनीति के निहित स्वार्थ के कारण सांप्रदायिक तनाव को फैलाया जाता है, मतलब उनका स्वार्थ था राजनीति में, हर किसी को पद चाहिए था, तो चाहते थे दो देश बनेंगे तो सबको अलग अलग पद मिल जाएगा, तो इसीलिए वो सांप्रदायिक तनाव को फैला देते हैं। जैसे जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू जी को भी प्रधानमंत्री बनना था, तो दोनों को पॉसिबल तभी था कि दो देश बने, तो इसीलिए सांप्रदायिक दंगों को फैलाया गया, भड़काया गया। कहीं भी सामान्य जनता उसमें भाग नहीं लेती है। कुछ अपराधी किस्म के लोग ही इसके पीछे होते हैं, परंतु दंगा होने पर सामान्य लोगों को ही उसकी पीड़ा को भोगना होता है। दंगा के उन्माद और अफवाह को शरारती तत्वों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच पेश किया जाता है। उग्र संप्रदाय किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। वास्तव में समाज में मूलभूत मुद्दे और आर्थिक विषमता को छिपाने के लिए सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछाला जाता है। सांप्रदायिक शक्तियों की मानसिकता को समझाने और परखने में इस उपन्यास का असाधारण महत्व है। लेखक ने हिंदू और मुस्लिम के दंगे का चित्रण ही नहीं, उनमें करहाती मानवता की आवाज़ को भी सुनने का प्रयत्न किया है। मतलब हिंदू और मुस्लिम में दंगे तो हो गए, उसके लिए सारे हिंदू और सारे मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ कुछ लोग जो राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ वो लोग भड़काते हैं, उससे पूरी जनता भड़क जाती है। और उसमें जो तकलीफ किसको होती है, आम जनता को ही तकलीफ होती है। तो उनकी आवाज़ सुनाने का प्रयास किया है। आज के समाज में निहित स्वार्थों के लिए दंगे भड़काए जाते हैं। ऐसे कठिन क्षण में झूठा सच उपन्यास की उपयोगिता और प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। झूठा सच में नेहरू के युग की वास्तविकता को रेखांकित किया गया है कि नेहरू के युग में एक्चुअल में राजनीतिक वास्तविकता थी क्या। अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। नौकरशाह, ठेकेदार, पूंजीपति, राजनेता और पत्रकार के बीच एक प्रकार का गठबंधन विकसित हुआ। ये सब लोग मिल गए आपस में, इन्हीं के पास सत्ता के वास्तविक अधिकार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। लेखक ने उपन्यास में इस यथार्थ को पहचाना और उसे अभिव्यक्त किया। नेहरू युग का यह क्रूर सच बाद की राजनीति में भी मिटा नहीं, अपितु और अधिक प्रबल होता गया। इसीलिए 50 साल के बाद हमारे युग के लिए भी यह उपन्यास उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। गांधी के लिए चरखा और खादी स्वराज के लिए संघर्ष का प्रतीक था। स्वतंत्रता के बाद गांधी के चरखे और खादी को पूजा की वस्तु मान लिया गया। वास्तव में पाखंडी लोगों का वर्चस्व जीवन के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ रहा था। ऐसे लोग बेहतर सामाजिक व्यवस्था के प्रयासरत नहीं थे, इसीलिए संघर्ष के दोनों प्रतीकों को पूजा की वस्तु मान लिया गया, मतलब उसको मंदिर में बिठा दिया कि वो पूजा के लायक है। लेकिन
लेखक ने संपूर्ण उपन्यास में दोहरी मानसिकता में जीने वाले लोगों पर व्यंग किया है। कुछ लोगों की दोहरी मानसिकता होती है, एक तरफ तो खुद को सही मानते हैं, दूसरी तरफ दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, तो उन पर व्यंग किया गया है। झूठा सच उपन्यास में कलात्मकता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उपन्यास की शैली अखबारी है। समाचार पत्र में घटनाओं को जिस प्रकार संयोजित कर दिया जाता है, उसी प्रकार की शैली में उपन्यास के कथानक और घटनाओं का विस्तार होता है। कथानक धीरे धीरे व्यापक रूप में फैल जाता है। घटना और रोचक प्रसंगों की योजना के द्वारा कथा वस्तु परिणत की ओर बढ़ती है। कहीं भी स्थिरता का अनुभव पाठक को नहीं होता है। किस्सा गोई की तरह यशपाल उपन्यास के सूत्र को जोड़ते जाते हैं। उपन्यासकार ने जीवन, समाज और राजनीति के विविध प्रसंगों की योजना में ईमानदारी और प्रामाणिकता को बनाए रखा है। इसीलिए उपन्यास बृहदाकार होने पर भी उबाऊ नहीं है। बहुत बड़ा उपन्यास है लेकिन बोर नहीं होते, क्योंकि घटनाएं इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। मार्मिक प्रसंग स्थान स्थान पर कचोट और व्यथा उत्पन्न करते हैं। उपन्यासकार ने इतिहास के प्रश्नों को उपन्यास के केंद्र में रखा है। इसीलिए उपन्यास की गति इतिहास की गति के समान तीव्र है। उसमें क्षण भर का भी ठहराव नहीं है। 14 जितने बड़े फलक पर सामाजिक जीवन को लेखक ने उपन्यास में उठाया है, उसमें पात्र और परिवेश के अनुकूल भाषा की विविधता भी है। जितने पात्र हैं, जितने परिवेश, उनके हिसाब से उनकी भाषाएं भी इस्तेमाल की गई हैं। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव में टप्पे का प्रयोग हुआ। टप्पे में पंजाबी भाषा की मिठास और धुन है। इसी प्रकार पीढ़ी के अनुकूल भाषा में परिवर्तन हुआ। खासकर पुरानी पीढ़ी की स्त्रियों की भाषा में आत्मीयता और अपनापन है। नई पढ़ी लिखी लड़कियों की भाषा औपचारिक है, फॉर्मल है। उपन्यास के परिवेश को रचने के लिए भाषा की विश्वसनीयता बनाए रखने में लेखक सफल हुआ है। लेखक ने शब्दावली चयन पात्र और वातावरण को ध्यान में रखकर किया है। शब्दावली का जो चयन है वो पात्र और वातावरण को ध्यान में रखकर किया है। उपन्यास का कथानक मतलब कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, लाहौर, दिल्ली, नैनीताल, हरियाणा आदि क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो ये था पार्ट 1 झूठा सच का।